तो दोस्तों सेवरेंस नाम की एक बेहतरीन एक तरह से हमें जो सीरीज़ देखने को मिल रही है, उसी के एक तरह से नए एपिसोड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये सीरीज़ हमें एक तरह से अभी हाल ही में देखने को मिली थी, कुछ साल पहले और उसके बाद हमें इसके नए सीज़न कंटिन्यू देखने को मिल रहा है और अभी एपिसोड 7वाँ जो एक तरह से जो नया एपिसोड है वो हमें 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है, 7 फरवरी को और उसके बाद 14 फरवरी को इसका अगला एपिसोड देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी मैं इस सीरीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। सेवरेंस एक अमेरिकी विज्ञान कथा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे डैन एरिक्सन ने बनाया है तथा कार्यकारी निर्माता और मुख्य रूप से बेन स्टिलर द्वारा निर्देशित है। इसमें एडम स्कॉट, जैक चेरी, ब्रिट लोअर, ट्रामेल टिलमैन, जेन टुलॉक, डिचेन लैचमैन, माइकल चेरनस, जॉन टर्टुरो, क्रिस्टोफर वॉकेन और पेट्रिसिया आर्क्वेट शामिल है। कथानक भयावह काल्पनिक निगम लुमोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों का अनुसरण करता है जो एक सेवरेंस कार्यक्रम के लिए सहमत होते हैं जिसमें उनकी गैरकार्य संबंधी यादें उनकी कार्य संबंधी यादों से अलग हो जाती है। सेवरेंस का प्रीमियर 18 फरवरी 2022 को एप्पल टीवी प्लस पर हुआ। इसे आलोचकों और दर्शकों से इसकी सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, प्रोडक्शन डिजाइन, म्यूजिकल स्कोर, कहानी और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। इस सीरीज को 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में 14 नामांकन मिले, जिसमें स्कॉट, टर्टुरो, वॉकेन और आर्केट के लिए उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज और अभिनय नामांकन शामिल है। इसने मुख्य शीर्षक डिजाइन और म्यूजिकल स्कोर के लिए जीत हासिल की। दूसरे सीजन का प्रीमियर 17 जनवरी 2025 को हुआ। 3.4 आधार बायोटेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लुमोन इंडस्ट्रीज में अत्यधिक गोपनीय परियोजनाओं पर काम करने वाले कर्मचारियों को सेवरेंस से गुजरना पड़ता है, जो एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें एक उपकरण प्रत्यारोपित किया जाता है जिससे वे बेसमेंट के भीतर काम करते समय बाहरी दुनिया की सभी यादें खो देते हैं और बाहर रहते हुए उन्हें अपने काम की कोई याद नहीं रहती। इससे प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 अलग-अलग व्यक्तित्व बनते हैं, उनका इनी जो लुमोन में काम करता है और उनका आउटी जो अपना निजी जीवन जीता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी मार्क, एडम स्कॉट लुमोन के मैक्रोडाटा रिफाइनमेंट डिवीजन में अपने सहकर्मियों डायलन, जैक चेरी और इरविंग, जॉन टर्टुरो का नेतृत्व करता है। मार्क को अपने विभाग के प्रबंधन की चुनौतियों को संतुलित करना होगा, जिसमें विद्रोही नई इनी, हेली, ब्रिट लोअर का शामिल होना और पन जैसे लुमोन पर उसकी बढ़ती बेचैनी शामिल है। मार्क के आउटी को उन व्यक्तिगत त्रासदियों से निपटना होगा जिसके कारण उसने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया, और जब लुमोन के रेहे से उसके आउटी जीवन में घुसपैठ करना शुरू करते हैं तो उसके अलग-अलग जीवन का अचानक ओवरलैप होता है। कलाकार और पात्र। मुख्य एडम स्कॉट, मार्क स्काउट, एक पूर्व इतिहास प्रोफेसर और मैक्रोडाटा रिफाइनमेंट डिवीजन में लुमोन इंडस्ट्रीज के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसका आउटी अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक मना रहा है। जैक चेरी, डायलन जॉर्ज, मार्क के सहकर्मी जो विशेष रूप से कंपनी के लाभों का आनंद लेते हैं। 5 ब्रिट लोअर, हेली रिग्स के रूप में एक नया बर्खास्त कर्मचारी जो पीटी की जगह लेता है। ट्रेमेल टिलमैन, सेठ मिल्चिक, लुमोन में कटे हुए फर्श पर पर्यवेक्षक। जेन टुलॉक, डेवॉन स्काउटहेल, मार्क की बहन। डिचेन लैचमैन, सुश्री केसी के रूप में कटे हुए फर्श पर स्वास्थ्य परामर्शदाता। माइकल चेरनस, रिकेन हेल, डेवॉन के पति और मार्क के बहनोई, एक विलक्षण स्वसहायता लेखक। जॉन टर्टुरो, इरविंग बेलीफ के रूप में मार्क के सहकर्मी जो कंपनी की नीति के लिए एक कट्टरपंथी है और बर्ट के प्रति आकर्षित है। 6 क्रिस्टोफर वॉकेन, बर्ट गुडमैन के रूप में एक और बर्खास्त कर्मचारी और ऑप्टिक्स और डिजाइन डिवीजन का प्रमुख जो इरविंग की ओर आकर्षित होता है। 6 पेट्रिसिया आर्क्वेट, हार्मनी कोबेल, लुमोन में टूटी हुई मंजिल की मैनेजर जिसकी काम के अलावा एक और पहचान है, मिसेज सेल्विग, जो मार्क की पड़ोसी है। सारा बॉक, मिस हुआंग, सीजन 2 के रूप में सेवर्ट फ्लोर की युवा नई उपप्रबंधक। 7 पुनरावर्ती यूल वाजक्वेज,
पीटर पीटी किल्मर, एक पूर्व बर्खास्त कर्मचारी और मार्क का सबसे अच्छा दोस्त, जो रहस्यमय परिस्थितियों में लुमोन को छोड़कर चला गया था। माइकल कंपस्टी, डग ग्रानेर, सीजन 1, लुमोन के कटे हुए फर्श पर सुरक्षा का प्रमुख। निक्की एम, जेम्स एलेक्सा, सीजन 1, डेवॉन की दाई और मार्क की प्रेमिकाओं में से एक। सिडनी कोल अलेक्जेंडर, नताली कैलेन के रूप में लुमोन की पीआर प्रतिनिधि और रहस्यमय बोर्ड की वक्ता। नोरा डेल गैबी आर्टेटा, सीजन 1 के रूप में सीनेटर एंजेलो आर्टेटा की पत्नी। प्रसव पीड़ा से बचने के लिए उसने विच्छेदन करवाया। मार्क केनेथ स्माल्ट्स, जुड के रूप में लुमोन में सुरक्षा गार्ड। डोनाल्ड वेबर जूनियर, पैटन, रिकेन का दोस्त। एनी मैकनामारा, डेनिस, सीजन 1, रिकेन की दोस्त। क्लाउडिया रॉबिन्सन, फेलिसिया, लुमोन में लंबे समय से ऑप्टिक्स और डिजाइन कर्मचारी, जो बर्ट के करीब है। करेन एल्ड्रिज, असल रेघाबी, एक पूर्व लुमोन सर्जन जिसने पीटी को पुनः एकीकृत किया। माइकल सिबेरी, जेम्स ईगन, लुमोन इंडस्ट्रीज के वर्तमान सीईओ। अतिथि मार्क गेलर ने कीर ईगन की भूमिका निभाई है, जो लुमोन इंडस्ट्रीज के दिवंगत संस्थापक है, जिनकी कंपनी में पंथ जैसी भक्ति के साथ पूजा की जाती है। उन्हें पूरी श्रृंखला में मूर्तियों, चित्रों और रिकॉर्डिंग में दर्शाया गया है। कैसिडी लेटन, जून किल्मर के रूप में पीटी की बेटी। जोआन केली, नीना के रूप में पीटी की पूर्व पत्नी। एथन फ्लावर, एंजेलो आर्टेटा, लुमोन समर्थित राज्य सीनेटर, जो विच्छेद प्रक्रिया को वैध बनाने का समर्थन करता है और गैबी आर्टेटा से विवाहित है, जिसके साथ उसके 3 बच्चे हैं। ग्रेस रेक्स, रेबेका के रूप में रिकेन की दोस्त। लुमोन सुरक्षा प्रमुख डग ग्रेनर ने कोबेल को यह बताने के लिए कॉल किया कि उसने पूर्व कर्मचारी रेघाबी की पहचान की है, जो पीटी के पुनः एकीकरण के लिए जिम्मेदार है। इरविंग और बर्ट एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन पूर्व स्वीकार करता है कि वह किसी रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। यह जानने के बाद कि सुश्री केसी को उसे और हेली को देखने में विफल रहने के कारण ब्रेक रूम में भेजा गया था, मार्क ने इरविंग को एमडीआर को ओएनडी से मिलवाया, जहां उसने लुमोन के रहस्यों को उजागर करने के लिए विभागों को एक साथ काम करने के लिए कहा। हालांकि मिल्चिक उन्हें ढूंढ लेता है और मार्क को ब्रेक रूम में भेज देता है। बाद में मिल्चिक ने ओएनडी से चुराए गए डायलन के कार्ड को खोजने के लिए अपने आउटी के घर के अंदर डायलन की इनी को जगाया, जिससे डायलन की इनी को पता चला कि उसका एक बेटा है। डेवन गैबी से मिलता है, एक महिला जो उसे बर्थिंग लॉज में मिली थी, लेकिन गैबी उसे पहचान नहीं पाती। डेवन को बाद में पता चलता है कि गैबी का पति एंजेलो आर्टेटा लुमोन समर्थित राज्य सीनेटर है, जो विच्छेद को वैध बनाने का समर्थन करता है। कोबेल, मिसेज सेल्विक के रूप में डेवोन और रिकेन के स्तनपान सलाहकार के रूप में काम करके उनके करीब आती है। मार्क एलेक्सा, डेवोन की दाई के साथ डेट पर जाता है, पीटी की बेटी के पंकरॉक बैंड के एक संगीत कार्यक्रम में जाता है और लुमोन विरोधी विरोध गीत के साथ गाता है। बाद में मार्क आखिरकार पीटी के फोन का जवाब देता है और रेघाबी द्वारा उसे पास के विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क किया जाता है। कोबेल एमडीआर के प्रवेश द्वार पर एक की कार्डलॉक वाला दरवाजा लगाने का आदेश देता है। साथ-साथ डिफिएंट जैज, बेन स्टिलर हेलेन लेग, 25 मार्च 2022। जब मार्क रेघाबी से मिल रहा होता है, तो कैंपस सुरक्षा से मिली सूचना के बाद ग्रेनर इमारत में प्रवेश करता है और मार्क को बताता है कि वह उसके साथ काम करता है। रेघाबी ग्रेनर को मार देता है और मार्क को उसका एक्सेस कार्ड देता है, उसे अपने इनी के पास ले जाने के लिए कहता है। डेवन कोबेल, श्रीमती सेल्विक के रूप में प्रस्तुत को बताता है कि उसे संदेह है कि गैबी ने प्रसव पीड़ा से बचने के लिए उसकी यादों को काट दिया है। मिल्चिक हेली के लिए पुरस्कार के रूप में विभाग के साथ संगीत नृत्य अनुभव में शामिल होता है। डायलन भाग लेने से इनकार कर देता है और अंततः मिल्चिक पर हमला करता है, इस बात से क्रोधित होता है कि वह अपने बच्चे के बारे में
और अधिक जानकारी नहीं जान सकता। मिल्चिक घटना की सूचना कोबेल को देने के लिए चला जाता है। डायलन विभाग को लुमोन की कटी हुई मंजिल के बाहर उन्हें जगाने की क्षमता के बारे में बताता है, जिसे ओवरटाइम आकस्मिकता के रूप में जाना जाता है। मार्क और हेली सुरक्षा कार्यालय को खोजने की योजना बनाते हैं। अंदर, वे पाते हैं कि लुमोन अपने सभी कर्मचारियों पर सख्ती से नजर रखता है और ओवरटाइम आकस्मिकता 2 लीवर का उपयोग करके सक्रिय होती है। डायलन मार्क और हेली को जगाने के लिए घंटों बाद रुकने की पेशकश करता है। इरविंग बर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर ओएंडरी के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि बर्ट सेवानिवृत्त हो रहा है और वह बर्खास्त कर्मचारियों का शोषण करने के लिए गैरसेवित मिल्चिक को खुलेआम फटकार लगाता है। काम के बाद एलेक्सा नशे में धुत मार्क से मिलने जाती है, जो जेम्मा की एक तस्वीर फाड़कर उसे डराता है। उसके जाने के बाद मार्क तस्वीर को फिर से जोड़ता है, जिससे पता चलता है कि यह मिस केसी की है। रजत सुरेश बाल्फ, रिकेन का दोस्त। बॉब बालाबान मार्क विल्किंस, सीजन 2 के रूप में एमडीआर के एक नए सदस्य 8। आलिया शौकत ग्वेंडोलिन वाई के रूप में सीजन 2 एमडीआर की एक नई सदस्य 8। डेरियो रॉसी, सीजन 2 के रूप में स्टेफानो केरानांटे, एमडीआर का एक नया सदस्य 8। ओलाफुर डारी ओलाफसन मिस्टर द्रमंड, सीजन 2 के रूप में एक डराने वाला लुमोन प्रवर्तक जो सेवरेंस ऑपरेशन में शामिल है। सारा शेरमेन, सीजन 2 ने लुमोन औद्योगिक फिल्म में स्टॉप मोशन वाटर टॉवर की आवाज के रूप में काम किया। एड्रियन मार्टिनेज, सीजन 2, मिस्टर सलीबा, एक दरवाजा फैक्ट्री में मैनेजर जो एक पद के लिए डिलन का साक्षात्कार लेता है। मेरिट वेवर ग्रेचेन के रूप में सीजन 2, डायलन की पत्नी 9। ग्वेंडोलिन क्रिस्टी लोरने, सीजन 2 के रूप में एक लुमोन कर्मचारी जो मैमलियंस नर्चरेबल विभाग चलाती है। 9। बेन स्टिलर ने सीजन 1 में कीर ईगन के एनिमेटेड संस्करण के रूप में एक बिना श्रेय वाली आवाज दी है। 10। कीनू रीव्स ने सीजन 2 में एक एनिमेटेड लुमोन बिल्डिंग को आवाज दी है, बिना श्रेय के। 11। एपिसोड। मौसम एपिसोड मूलतः जारी। सबसे पहले जारी, अंतिम बार जारी। 1। 9-18 फरवरी 2022, 8 अप्रैल 2022। 2। 10-3, 17 जनवरी 2025, 21 मार्च 2025। 3। सीजन 1, 2022। कुल संख्या। सीजन में न। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज की तारीख। एक नरक के बारे में अच्छी खबर। बेन स्टिलर डैन एरिक्सन 18 फरवरी 2022। मार्क स्काउट, जो लुमोन इंडस्ट्रीज के मैक्रोडाटा रिफाइनमेंट एमडीआर विभाग में काम करता है, को पता चलता है कि सहकर्मी पीटी के अचानक चले जाने के कारण उसे विभाग प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। उसका पहला काम प्रतिस्थापन हेली को उन्मुख करना है, जो एक सम्मेलन कक्ष में जागती है और उसे याद नहीं रहता कि वह कौन है या कहाँ है। उन्मुखीकरण दिए जाने और अपना नाम जानने के बाद वह जाने की मांग करती है और उसे जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है। फिर वह एक वीडियो देखती है जिसमें बताया गया है कि वह सेवरेंस प्रक्रिया से गुजरी है, जिसने उसकी यादों को विभाजित करके खुद का एक ऐसा संस्करण बनाया है जो केवल कार्यस्थल के अंदर ही मौजूद रहेगा। मार्क का बाहरी संस्करण, एक पूर्व प्रोफेसर जो अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक मना रहा है और लुमोन सब्सिडी वाले शहरकीर में रह रहा है, एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो पीटी होने का दावा करता है, जो उसे गुप्त निर्देशों वाला एक पत्र देता है। मार्क घर लौटता है और अपनी पड़ोसी श्रीमती सेल्विक से बातचीत करता है, इस बात से अनजान कि वह उसकी बॉस, वरिष्ठ प्रबंधक हार्मनी कोबेल है। 2 अर्ध ग्रंथि। बेन स्टिलर डैन एरिक्सन 18 फरवरी 2022। पिछले दिन हेली एक नए कर्मचारी के रूप में विच्छेद प्रक्रिया से गुजरती है। उसके मस्तिष्क के अंदर एक माइक्रोचिप प्रत्यारोपित की जाती है। कार्यालय में विच्छेदित हेली को उसके नए सहकर्मियों,
डायलन और इरविंग से मिलवाया जाता है और उसे निर्देश दिया जाता है कि उसका काम मैक्रोडेटा शोधन के भाग के रूप में एन्क्रिप्टेड संख्याओं को डिजिटल डिब्बों में छांटना है। फ्लोर मैनेजर मिल्चिक की अध्यक्षता में एक स्वागत समारोह के दौरान हेली असहज हो जाती है और अपने बाहरी स्व या आउटी को त्यागपत्र लिखकर भागने का प्रयास करती है, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है। मार्क का दावा है कि यह लुमोन के अंतर्निहित कोल डिटेक्टरों के कारण है जो स्वयं के बीच अनधिकृत संचार को रोकते हैं। मार्क जिम्मेदारी का दावा करता है और उसे सजा के तौर पर ब्रेक रूम में डाल दिया जाता है। बाद में इरविंग को भ्रम होता है कि उसकी डेस्क पर एक काला तरल पदार्थ लगा हुआ है और उसे स्वास्थ्य जांच दी जाती है, जहां परामर्शदाता सुश्री केसी इरविंग के आउटी के बारे में विभिन्न अस्पष्ट तथ्य सुनाती है, जिसके साथ इरविंग तटस्थ रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होता है। वेलनेस सेंटर में इरविंग दो व्यक्ति ऑप्टिक्स और डिजाइन विभाग के प्रमुख बर्ट से भी मिलता है। बाहर मार्क एक बार फिर पीटी से मिलता है, जो बताता है कि उसे अपने विच्छेद को उलटने से पुनः एकीकरण बीमारी है। पीटी मार्क को ब्रेक रूम के बारे में बताता है और खुद की एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें वह बार बार सख्त माफी मांगता है, जिसमें मिल्चिक उसे लाइनें दोहराने के लिए मजबूर करता है। मार्क पीटी को अपने घर में आश्रय देता है। जब वह नहा रहा होता है तो पीटी को भ्रम होता है और वह गिर जाता है। पीटी मार्क को बताता है कि रहस्यमय लाभार्थियों ने उसे पुनः एकीकरण प्रक्रिया से गुजरने में मदद की। जब मार्क काम पर होता है तो उसकी बहन डेवॉन और बहनोई रिकेन उसके दरवाजे पर रिकेन द्वारा लिखी गई एक किताब देते हैं, जिसे मिसेज सेल्विग चुरा लेती है और छिपे हुए संदेशों की जांच करने के लिए लुमोन ले जाती है। जब वह मार्क के घर की तलाशी लेती है तो पीटी उसे कोबेल के रूप में पहचान लेती है और घर से भाग जाती है और अधिक मतिभ्रम से पीड़ित होती है और अंततः एक सुविधा स्टोर में गिर जाती है। कार्यालय में हेली को पता चलता है कि उसके आउटी को भेजे गए उसके इस्तीफे के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। मार्क उसके आउटी को अन्य संदेशों की तस्करी करने के उसके विभिन्न प्रयासों को विफल करता है। हेली को यह समझने में मदद करने के लिए कि वह लुमोन में क्यों काम कर रही है, इरविंग सुझाव देता है कि वे उसे कार्यालय का परपेचुटी विंग दिखाए, जो लुमोन के संस्थापक कीर ईगन और उसके बाद के राजवंश के इतिहास का दस्तावेज है। एक और भागने का प्रयास करने के बाद हेली को ब्रेक रूम में लाया जाता है, जहां मिल्चिक उसे बार बार एक क्षमाप्रार्थी अंश सुनाने के लिए मजबूर करता है। अपनी शिफ्ट के बाद मार्क एम्बुलेंस ट्रैफिक का पीछा करते हुए सुविधा स्टोर तक जाता है और देखता है कि पीटी की सांस रुकने के बाद पैरामेडिक्स उसे ले जा रहे हैं। मार्क पीटी के रहने के सबूत छिपाने के लिए घर भागता है, लेकिन पीटी के छोड़े गए सेलफोन की घंटी बजने पर उसे रोका जाता है। 4-4 आप जो है एओइफ मैकार्डल कारी ड्रेक 4 मार्च 2022। मार्क पीटी के फोन पर कॉल मिस कर देता है और उसे छिपा देता है। उसी ब्लॉक किए गए नंबर से कई मिस्ड कॉल देखता है। अगले दिन इरविंग ऑप्टिक्स एंड डिजाइन ओडी जाता है, जहां वह बर्ट के करीब आता है और रिकेन की किताब पाता है, जिसे हेली के भागने के प्रयास के दौरान मिल्चिक ने पीछे छोड़ दिया था। मार्क प्रबंधन को देने का वादा करने के बावजूद किताब रखने का फैसला करता है। हेली को 1000 बार माफी मांगने के लिए मजबूर किए जाने के बाद ब्रेक रूम से वापस लौटना पड़ता है। उसे एक पेपर कटर मिलता है और वह कोबेल को धमकी देती है कि अगर उसे रिकॉर्ड किए गए इस्तीफे के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया तो वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि उसका आउटी अनुरोध को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए एक रिकॉर्डिंग वापस भेजता है। उस रात बाद में मार्क को एक समाचार सूचना मिलती है जिसमें बताया गया है कि पीटी की मृत्यु अज्ञात बीमारी से हुई है। कुछ ही देर बाद पीटी का फोन बजता है। कोबेल श्रीमती सेल्विग के रूप में अंतिम संस्कार में शामिल होती है और पीटी के अंतिम संस्कार से पहले उसकी विच्छेदन चिप निकालती है। फिर वह सुश्री केसी से मार्क पर एक विशेष स्वास्थ्य सत्र करवाती है, जिसे वह दूर से देखती है।
केसी ने मार्क को मिट्टी से अपनी भावनात्मक स्थिति को गढ़ने को कहा। मार्क ने एक पेड़ गढ़ा, जिसे उसके दोस्त ने अंतिम संस्कार के बाद अपनी दिवंगत पत्नी जेमा की याद में देखा। इरविंग को पता चलता है कि डी में वास्तव में कम से कम 7 कर्मचारी है, जो एक बड़े बिना लेबल वाले पिछले कमरे में काम करते हैं। डायलन को मार्क की फाइलों में छिपी रिकेन की किताब मिलती है। हेली एक एक्सटेंशन कॉर्ड की तस्करी करती है और खुद को लिफ्ट शाफ्ट में लटका लेती है। 5-5 प्रकाशिकी और डिजाइन की गंभीर बर्बरता। एओइफ मैकार्डल अन्ना ओयांग मोइंच 11 मार्च 2022। हेली आत्महत्या के प्रयास में घायल हो जाती है, लेकिन अंततः बच जाती है। वह 3 दिन बाद काम पर वापस लौटती है। मार्क रिकेन की किताब पढ़ना जारी रखता है, जिसमें व्यवस्थाविरोधी भावनाएं प्रबल है। काम के बाहर डेवॉन बच्चे को जन्म देती है। जब हेली वापस आती है, तो कोबेल सुश्री केसी को उसे करीब से देखने का आदेश देता है, लेकिन मार्क हेली को एमडीआर से चुपके से बाहर निकालता है और बताता है कि वह पीटी के नक्शे को फिर से बना रहा है। हेली मार्क को नक्शा फिर से बनाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है, जब उन्हें पहले से अज्ञात विभाग का पता चलता है, जिसमें एक अकेला कर्मचारी बच्चे बकरियों को खिलाता है। बर्ट इरविंग और डायलन के सामने स्वीकार करता है कि उसने ओएनडी के आकार के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि एमडीआर को अविश्वसनीय माना जाता था। उन्हें पता चलता है कि लुमोन विभागों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। बर्ट दोनों को ओएनडी के पिछले कमरे में ले जाता है और उन्हें अपने कर्मचारियों से मिलवाता है। इरविंग के आउटी को एक अपार्टमेंट में अकेले रहते हुए दिखाया गया है, जहां वह अपना अधिकांश समय एक अंधेरे गलियारे की समान छवियों को चित्रित करने में बिताता है। हेली अपनी डेटा रिफाइनमेंट फाइल पर 100% तक पहुंचती है, जिससे तिमाही के लिए एमडीआर का कोटा पूरा हो जाता है। कोबेल मार्क को सुश्री केसी के साथ अंतिम स्वास्थ्य सत्र के लिए शेड्यूल करती है और निराश दिखाई देती है जब मार्क और सुश्री केसी एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में याद करने में विफल रहते हैं। फिर वह सुश्री केसी को परीक्षण मंजिल पर वापस भेजने का आदेश देती है, जिसका प्रवेश द्वार इरविंग की पेंटिंग में एक ही गलियारे के रूप में दिखाया गया है। जबकि एमडीआर कोटा का जश्न मनाता है, कोबेल को हेली के आत्महत्या के प्रयास और श्रीमती सेल्विग के रूप में उसकी पाठ्येतर गतिविधियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए बोर्ड द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। एमडीआर टीम डायलन द्वारा उन्हें बाहर से दूर से जगाने के लिए तैयार करती है। हेली जाने से पहले मार्क को चूमती है। मार्क का आउटी रिकेन की पुस्तक पठन पार्टी में जाता है और श्रीमती सेल्विग को बताता है कि वह लुमोन छोड़ने की योजना बना रहा है। वह उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डिलन को कोटा पूरा करने के लिए इनाम के तौर पर वफल पार्टी मिलती है, जिसमें वह कीर ईगन का सिर पहनता है और परपेचुटी विंग में कीर के बेडरूम की प्रतिकृति के भीतर बैठता है, जबकि उसके सामने अनुष्ठानिक और मोहक नृत्य किए जाते हैं। डिलन सुरक्षा कार्यालय तक पहुंचने के लिए बीच में ही निकल जाता है और बाहरी दुनिया में मार्क, इरविंग और हेली की इमेज को जगाने के लिए ओवरटाइम आकस्मिकता को सक्रिय करता है। 9-9 हम जो है बेन स्टिलर डैन एरिक्सन 8 अप्रैल 2022। मार्क का इनी डेवन के घर में जागता है और खुद को कोबेल, जो खुद को मिसेज सेल्विग कह रही है, को गले लगाता हुआ पाता है। डेवन को खोजने के बहाने से वह कोबेल को नाम से पुकारता है और उसे सचेत करता है कि ओवरटाइम आकस्मिकता सक्रिय हो गई है। कोबेल मिल्चिक को बुलाता है और उसे सुरक्षा कार्यालय की जांच करने के लिए कहता है। मार्क निजी तौर पर डेवन को बताता है कि वह इन्हीं के रूप में है। डेवन उसे जेमा की मौत के बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि मिसेज सेल्विग मार्क की बॉस है। डेवन मार्क को लुमोन के कुकर्मों की रिपोर्ट प्रेस को करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि लुमोन संभवतः पुलिस को नियंत्रित करती है। इरविंग अपने अपार्टमेंट में जागता है, अपने आउटी की पेंटिंग और अमेरिकी नौसेना में पृष्ठभूमि की खोज करता है और कोठरी में एक नक्शा और कर्मचारी निर्देशिका पाता है, जिसका उपयोग वह बर्ट का पता लगाने के लिए करता है। हेली एक लुमोन गाला में जागती है,
जहां उसे पता चलता है कि उसकी आउटी हेलेना ईगन है, लुमोन के सीईओ जेम ईगन की बेटी, जिसने प्रक्रिया को वैध बनाने के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने के लिए विच्छेद का सामना किया। कोबेल गाला की ओर दौड़ता है और हेली को निर्धारित भाषण देने से रोकने का प्रयास करता है। मिल्चिक सुरक्षा कार्यालय पहुंचता है और डायलन द्वारा दरवाजे पर लगाए गए अस्थायी अवरोध को काटकर अपना रास्ता बनाता है। हेली मंच पर आती है और भीड़ को इनीज की अधीनता और पीड़ा के बारे में बताती है। इरविंग बर्ट के घर पहुंचता है, लेकिन पाता है कि बर्ट पहले से ही किसी रिश्ते में है। मार्क को एक फोटो मिलती है जो पुष्टि करती है कि मिस केसी जेम्मा है। वह डेवोन को बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन केवल इतना ही कह पाता है कि वह जीवित है। इससे पहले कि मिल्चिक डायलन से निपटता है, ओवरटाइम आकस्मिकता को निष्क्रिय कर देता है और तीनों को उनकी आउटी स्थिति में वापस ले जाता है। मार्क घबराकर कटी हुई मंजिल पर फिर से जागता है, सुश्री केसी के वेलनेस रूम को बंद पाता है और उसकी पूरी टीम को बदल देता है। अब कटी हुई मंजिल को चलाने वाले मिल्चिक ने मार्क को नई डिप्टी मैनेजर सुश्री हुआंग से मिलवाया, एक बच्ची, और उसे बताया कि मैक्रोडेट विद्रोह को 5 महीने बीत चुके हैं, जिसने कथित तौर पर मार्क की टीम को सेवरेंस रिफॉर्म का चेहरा बना दिया था। मिल्चिक ने कहा कि जबकि मार्क के आउटी ने लुमोन में वापस आने के लिए कहा, अन्य 3 ने मना कर दिया। मार्क बोर्ड तक पहुंचने और अन्य इनीज की वापसी का अनुरोध करने के लिए एक व्याकुलता के रूप में अपनी नई टीम को तोड़ देता है। अगली बार जब मार्क कटी हुई मंजिल पर उठता है, तो वह डायलन, हेली और इरविंग के साथ फिर से जुड़ जाता है। चारों को एक पुनर्निर्मित ब्रेक रूम में ले जाया जाता है, जहां मिल्चिक बेहतर कामकाजी परिस्थितियों का वादा करता है और इनीज को स्थायी रूप से छोड़ने या रहने का विकल्प देता है। मार्क समूह को बताता है कि उसने बाहर रहते हुए क्या सीखा, जबकि हेली अपने आउटी की पहचान के बारे में झूठ बोलती है। बर्ट के पार्टनर होने से दुखी इरविंग लगभग घर छोड़ने वाला है, लेकिन डायलन उसे रुकने के लिए मना लेता है। मिल्चिक निजी तौर पर डायलन को एक आउटी फैमिली विजिटेशन स्वीट के लिए ब्लूप्रिंट दिखाता है। टीम काम फिर से शुरू करती है और मार्क की नवीनतम एमडीआर फाइल, कोल्ड हार्बर, सुश्री केसी जेमा से संबंधित होने का पता चलता है। 11/2 अलविदा, श्रीमती सेल्विग, सैम डोनोवन मोहम्मद अल मसरी 24 जनवरी 2025। ओवरटाइम आकस्मिकता के बाद मिल्चिक को नुकसान नियंत्रण करने का काम सौंपा जाता है और वह इरविंग और डायलन दोनों को नौकरी से निकाल देता है। इरविंग उस रात अपने ठिकाने के बारे में मिल्चिक से झूठ बोलता है। हेलेना, सुरक्षा प्रमुख श्री ड्रमंड के साथ, कोबेल से मिलती है और उसे उसकी वफादारी के इनाम के रूप में सेवरेंस एडवाइजरी काउंसिल में पदोन्नति की पेशकश करती है, लेकिन कोबेल का अपमान होता है कि उसे उसकी पुरानी नौकरी वापस नहीं दी गई। हेलेना ने एक माफी वीडियो फिल्माया जिसमें उसने समारोह में अपने गुस्से को दवा और शराब के मिश्रण के परिणामस्वरूप बताया। मिल्चिक मार्क को काम पर वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास करता है, लेकिन मार्क नौकरी छोड़ने का फैसला करता है, जिससे डेवन को बहुत निराशा होती है, जो चिंतित है कि जेमा जीवित है। डायलन एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि इरविंग एक गुप्त फोन कॉल करता है, उसे बर्ट द्वारा देखा जाता है। हेलेना जोर देती है कि मार्क को कोल्ड हार्बर फाइल को पूरा करने के लिए काम पर वापस लौटना चाहिए, और मिल्चिक उसे एक मोटी तनख्वाह बहाकर वापस लौटने के लिए मना लेता है और वादा करता है कि उसके इन्हीं को मिलने वाली खुशी उसे वापस मिलेगी। बोर्ड से मार्क की दलील सुनने के बाद मिल्चिक ने डायलन और इरविंग को फिर से काम पर रख लिया, जबकि बोर्ड ने हेलेना को वापस काम पर भेजने का फैसला किया। मार्क घर लौटते समय कोबेल से मिलता है और जेमा के बारे में जवाब मांगता है, लेकिन वह गुस्से में गाड़ी चलाकर चली जाती है। बेन स्टिलर ने शो के प्रीमियर से कम 5 साल पहले पायलट एपिसोड की पटकथा पढ़ी थी और इसे मेरे द्वारा अब तक काम की गई सबसे लंबी चीज कहा था। स्क्रिप्ट को डैन एरिक्सन ने लेखन नमूने के रूप में 2015 में स्टिलर की प्रोडक्शन कंपनी रेड ओवर प्रोडक्शंस को सौंप दिया था और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव
जैकी कोहन द्वारा स्टिलर को दिया गया था। 24 स्टिलर ने कहा कि उन्होंने कार्यस्थल की कॉमेडी में कहानी के योगदान का आनंद लिया। 25 जनवरी 2017 में स्टिलर ने एडम स्कॉट को अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया। 26 स्टिलर और स्कॉट ने पहले स्टिलर की 2013 की फिल्म द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिट्टी में साथ काम किया था। 24 नवंबर 2019 में एप्पल टीवी प्लस ने सेवरेंस को एक सीरीज ऑर्डर दिया, जिसमें स्टिलर निर्देशन कर रहे थे और स्कॉट प्रमुख भूमिका में थे। 6 अप्रैल 2022 को एप्पल ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 29 अप्रैल 2023 में यह बताया गया कि ब्यू विलिमॉन को दूसरे और संभावित तीसरे सीजन के लिए कार्यकारी निर्माता और लेखक के रूप में काम पर रखा गया था। 30 सेट डिजाइन प्रोडक्शन डिजाइनर जेरेमी हिंडले ने शो के विशिष्ट रूप के लिए 1960, 1970 और 1980 के दशक के कॉर्पोरेट लुक को मिश्रित किया और आधुनिकतावादी वास्तुकार ईरो सारिनेन को भवन के डिजाइन के लिए प्रभावशाली बताया। 31 इसमें मोलिन, इलिनोइस में जॉन डीरे वर्ल्ड हेडक्वार्टर और न्यू जर्सी में बेल लैब्स होल्मरेल कॉम्प्लेक्स बाद वाला जो लुमोन इंडस्ट्रीज के लिए बाहरी शॉट्स के लिए काम करता था, शामिल थे। दोनों इमारतों को हिंडले के अनुसार काम करने के लिए डिजाइन किए गए काम के रूप में डिजाइन किया गया था। 32 1967 की व्यंग्यात्मक फ्रांसीसी फिल्म प्लेटाइम ने भी आंतरिक सेटों के लिए प्रेरणा का काम किया। 32 सेवरेंस के लिए मुख्य सेट ब्रोंक्स में साउंड स्टेज पर बनाए गए थे। 32 मैक्रोडाटा रिफाइनमेंट डिवीजन जैसे मुख्य कमरों के लिए दूसरे साउंड स्टेज का इस्तेमाल किया गया था। इस जगह को फंसे होने का एहसास पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें एक बड़े कमरे 80 गुना 40 फीट 24 मीटर 12 मीटर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी छत कम थी। हिंडल को भी लगा कि यह कमरा लुमोन के नए कर्मचारियों के लिए एक प्लेरूम होना चाहिए था और इसे घास जैसा महसूस कराने के लिए सफेद रंग के विपरीत हरे रंग की कालीन बिछाई गई थी। 32 लुमोन के साथ अन्य स्थान एमसी एस्टर के कामों से प्रेरित थे। 32 एरिक्सन ने कहा कि विभिन्न युगों की कारों और प्रौद्योगिकियों का मिश्रण भटकाव की थोड़ी सी भावना देने और लुमोन को समय और स्थान से अलग महसूस कराने के लिए था। 33 34 सभी कार्यालय उपकरणों को लुमोन उत्पादों के रूप में लेबल किया गया है। 32 प्रॉप डिजाइनरों ने पुराने कंप्यूटरों को कार्यात्मक ट्रैकबॉल उपकरणों के साथ फिर से बनाया ताकि अभिनेता वास्तव में शो में प्रस्तुत किए गए काम को कर सके, ताकि वे कार्यालय की सेटिंग में समायोजित हो सके। 35 32 इन कंप्यूटरों में एस्केप कुंजी का अभाव था, जो लुमोन के कार्यालयों में इमेज के नियंत्रण की कमी के रूपक के रूप में था। 36 फिल्माने बेल लैब्स होल्मरेल कॉम्प्लेक्स का हवाई दृश्य। न्यू जर्सी स्थित बेल लैब्स होल्मरेल कॉम्प्लेक्स लुमोन मुख्यालय के स्थान पर स्थापित किया गया। कोविड-19 महामारी ने मार्च 2020 में शुरुआती उत्पादन की शुरुआत को स्थगित कर दिया। 25 पहले सीजन की प्रिंसिपल फोटोग्राफी न्यूयॉर्क सिटी में 8 नवंबर 2020 को वर्किंग टाइटल टुमवाटर के तहत शुरू हुई, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद हुई थी। 37 38 शो का शुरुआती दृश्य 6 जनवरी 2021 को शूट किया गया था। 38 सीरीज को फरवरी में कुछ दिनों के लिए न्याक में मार्क और कोबेल के घरों के लिए और मार्च में किंगस्टन और बीकन में फिल्माया गया था। 32 39 40 अप्रैल में फिल्मांकन केंद्रीय न्यू जर्सी में चला गया, मुख्य रूप से बेल लैब्स होल्मरेल कॉम्प्लेक्स में, जो लुमोन मुख्यालय के लिए खड़ा था। 41 31 फिल्मांकन 23 जून 2021 को समाप्त होने वाला था। 42 दूसरे सीजन की शूटिंग 3 अक्टूबर 2022 को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुई और इसे 12 मई 2023 को पूरा होना था। हालांकि 8 मई 2023 को 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण सीजन का उत्पादन बंद कर दिया गया था। 43 न्यूफाउंडलैंड में फिल्मांकन के साथ 13 मई 2023 तक उत्पादन फिर से शुरू हो गया था। 44
बाद में दोहरे अभिनेताओं और लेखकों की हड़ताल के कारण फिल्मांकन फिर से बंद कर दिया गया था, लेकिन 29 जनवरी 2024 को फिर से शुरू हुआ, 45 और 23 अप्रैल 2024 को पूरा हुआ। 46 ढलाई जनवरी 2020 में पेट्रिसिया अर्कवेट, 47 ब्रिट लोअर, 48 जेन टुलॉक और जैक चेरी को कलाकारों में जोड़ा गया। 49 ट्रामेल टिलमैन फरवरी 2020 में शामिल हुए, 50 और जॉन टर्टुरो और क्रिस्टोफर वॉकेन को नवंबर 2020 में जोड़ा गया। 51 52 डिचेन लक्ष्मण को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। 53 टर्टुरो ने कहा कि उन्होंने बर्ट की भूमिका के लिए वॉकेन की सिफारिश की क्योंकि वह उन्हें लंबे समय से जानते थे और मुझे वास्तव में ऐसा अभिनय करने की जरूरत नहीं है जैसे हम दोस्त हैं। 54 31 अक्टूबर 2022 को ग्वेंडोलिन क्रिस्टी, बॉब बालाबान, मेरिट वेवर, आलिया शौकत, रॉबी बेंसन, स्टेफानो कैरानांटे, ओलाफुर डारी ओलाफसन और जॉन नोबल को सीजन 2 के लिए कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई। 55 मार्क मिस केसी के गुमशुदा लोगों के पोस्टर छापकर उन्हें कटे हुए फर्श पर बांट देता है और हेली के साथ मिलकर उनकी प्रतियां लेकर रहस्यमयी बकरी विभाग में जाता है, जहां वे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े थे। दोनों को एक बकरी चरागाह मिलता है, जिसकी देखरेख मैमलियंस नर्चरेबल विभाग करता है, जिसका नेतृत्व लोर्न नामक एक महिला करती है। हालांकि शुरू में शत्रुतापूर्ण, मैमलियंस ने खुलासा किया कि मिस केसी ने अपने सत्र उनके पालनपोषण टैंक में किए थे और एमडीआर की खोज में बाधा न डालने का वादा किया। इरविंग गुमशुदा पोस्टरों में से एक को डी ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात फेलिशिया से होती है। वह इरविंग को बताती है कि उसके आउटी की पेंटिंग से अंधेरे हॉलवे का उसका स्केच एक सपोर्ट हॉल जैसा दिखता है, जहां पिछले डी कर्मचारी अपने बनाए उत्पाद ले जाते थे। डायलन को उसके आउटी की पत्नी ग्रेटचेन से मिलने की अनुमति दी जाती है, जो उसे उसके 3 बच्चों की तस्वीर दिखाती है। नैटली रिकेन से इनीज के लिए द यूयूआर को अनुकूलित करने पर चर्चा करने के लिए संपर्क करती है। कोबेल इस शर्त पर लुमोन के साथ फिर से जुड़ने के लिए सहमत हो जाती है कि उसे एमडीआर के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया जाए ताकि मार्क को कोल्ड हार्बर फाइल को पूरा करने में मदद मिल सके। इसके बजाय हेलेना बोर्ड के साथ एक अचानक बैठक का सुझाव देती है, जिससे कोबेल को गाड़ी चलाकर चले जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मार्क और डेवन उसकी इन्हीं से संवाद करने के लिए उसकी रेटिना में एक छवि जलाने का प्रयास करते हैं। रेघाबी मार्क को बाधित करता है, उसे बताता है कि उसकी रणनीति काम नहीं करेगी और लुमोन के अंदर और बाहर संदेश भेजने का एकमात्र तरीका पुनर्मिलन है। रेघाबी द्वारा अपनी पत्नी के जीवित होने की पुष्टि करने के बाद मार्क प्रक्रिया के लिए सहमत हो जाता है। जब वे मार्क के तहखाने में प्रक्रिया करते हैं, तो मार्क वर्तमान और कटे हुए तल पर अभिविन्यास कक्ष के बीच में दिखाई देता है। 13/4 दुहक की बात है। बेन स्टिलर अन्ना ओयांग मोइंच 7 फरवरी 2025। 14/5 ट्रोजन का घोड़ा सैम डोनोवन 16 टीबीए 14 फरवरी 2025। 15/6 अट्टिला उता ब्रीसेविच 17 एरिन वैगन 21 फरवरी 2025। 16/7 चिखाई बार्डो जेसिका ली गगने 7 डैन एरिक्सन और मार्क फ्राइडमैन 28 फरवरी 2025। 17/8 मीठा विट्रिल बेन स्टिलर एडम काउंटी और केसी पेरी 7 मार्च 2025। 18/9 आफ्टर आवर्स उता ब्रीसेविच 18 डैन एरिक्सन 14 मार्च 2025। 19/10 कोल्ड हार्बर बेन स्टिलर डैन एरिक्सन 21 मार्च 2025। उत्पादन पृष्ठभूमि वेस्टर्न वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन करते समय डैन एरिक्सन थिएटर विभाग में रुचि रखने लगे, लघु नाटक और अन्य रचनात्मक कार्य लिखने लगे। इसके तुरंत बाद एरिक्सन ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्हें टेलीविजन लेखन में स्नातकोत्तर की उपाधि मिली। 2016 में सेवरेंस के पायलट के लिए
उनकी पटकथा ब्लड लिस्ट के सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित शैली की पटकथाओं के सर्वेक्षण परिणामों में दिखाई दी। 20 एरिक्सन ने शो लिखने से पहले एक ऑफिस की नौकरी की थी। एक साक्षात्कार में कहा, शुरुआती विचार मेरे पास तब आए जब मैं एक बहुत ही खराब ऑफिस की नौकरी कर रहा था और कुछ हद तक अवसादग्रस्त स्थिति से गुजर रहा था। 21 एरिक्सन ने कहा कि उनकी नौकरी इतनी दिमाग सुन्न करने वाली थी कि वह चाहते थे कि वह कार्यदिवस के 8 घंटे छोड़ सके, अलग हो सके और बस इसे खत्म कर सकें। विकास अपेक्षाकृत हाल ही में मीडिया जिसने सेवरेंस को प्रभावित किया, उसमें द बैकरूम्स के रूप में जानी जाने वाली ऑनलाइन शहरी किंवदंती, कंप्यूटर गेम द स्टेनली पैरेबल के साथ-साथ ऑफिस स्पेस, द ट्रूमैन शो, बीइंग जॉन माल्कोविच और इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड और कॉमिक स्ट्रिप डिल्बर्ट जैसी फिल्में शामिल है। 56, 57, 58 पुराने प्रभावों में जीन पॉल सार्त्र के नाटक नो एग्जिट में अस्तित्ववादी नरक और जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में अधिनायकवादी डायस्टोपिया शामिल है। 59 सौंदर्य की दृष्टि से श्रृंखला ब्राजील, डार्क सिटी और प्लेटाइम फिल्मों से प्रभावित थी। 60 शो के वास्तविक दुनिया के प्रभावों के बारे में एरिक्सन ने टिप्पणी की कि वही कुंठाएं जो हमें एक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक दुनिया के रूप में इस क्षण तक ले गई, वही है जो मैं महसूस कर रहा था जब मैंने इसे लिखा था, क्योंकि मैं कार्यालय की नौकरी कर रहा था और मैं इन सभी बढ़ती पागलपन भरी मांगों से निपट रहा था जो श्रमिकों से की जाती है। यह उसी से पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वे होते हैं जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे दे और दे और दे, इस समझ के साथ कि यह एक परिवार है, आप यह प्यार से कर रहे हैं, लेकिन फिर नियोक्ता अक्सर किसी भी तरह के ठोस तरीके से इसका बदला नहीं देते हैं। 61 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सेवरेंस की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मौसम सरे हुए टमाटर मेटाक्रिटिक 97%, 117 समीक्षाएं, 62, 83, 36 समीक्षाएं, 63, 98%, 116 समीक्षाएं, 64, 86, 43 समीक्षाएं, 65। सीजन 1 सेवरेंस को रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर सेवरेंस के पहले सीजन को 117 समीक्षाओं के आधार पर 97% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 8.5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, साहसी, रहस्यमय और कॉर्पोरेट थकान के खतरों में नई अंतर्दृष्टि लाने वाला सेवरेंस एक संपूर्ण पैकेज है। 62 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 36 आलोचकों के आधार पर 100 में से 83 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 63 इस श्रृंखला को द गार्जियन की लूसी मैंगन और आई की रेचल सिगी से 5 में से 5 रेटिंग मिली। 66 67 रेडियो टाइम्स के ह्यू फुलरटन, एम्पायर के जॉन नुगेंट, रोलिंग स्टोन के एलन सेपिनवॉल और द टेलीग्राफ की अनीता सिंह से 5 में से 4 स्टार। 68 69 70 71 और यूएसए टुडे के पैट्रिक रयान से 4 में से 3.5 स्टार मिले। 72 अपनी समीक्षा में मैंगन ने स्टिलर के निर्देशन, लेखन और कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर अर्क्वेट, टर्टुरो, वॉकेन और टिलमैन की प्रशंसा की। 66 सिगी ने भी अभिनय की प्रशंसा की, विशेष रूप से स्कॉट, आर्केट, टर्टुरो और वॉकेन की, और लिखा, सेवरेंस धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, जिससे प्रभावशाली विश्वनिर्माण और आश्चर्यजनक दृश्यों और इसकी लुभावनी छायांकन और डिजाइन दोनों को अवशोषित करने का समय मिलता है। एक असाधारण कलाकारों के साथ यह एक मूल, विचित्र, विचारोत्तेजक और खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी है जो पूछती है कि हमें अपने काम के लिए खुद को कितना देना चाहिए। फुलरटन ने भी स्कॉट के प्रदर्शन की प्रशंसा की और श्रृंखला को एक प्रभावशाली निर्माण कहा। 67 नुगेंट ने निर्देशन, स्कॉट, आर्केट, टर्टुरो और वॉकेन के अभिनय और बाद के दो के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की। 69 सेपिनवॉल ने प्रोडक्शन डिजाइन, टोन और सीजन फिनाले के अलावा स्टिलर के निर्देशन और कलाकारों के अभिनय,
सबसे उल्लेखनीय रूप से स्कॉट, टर्टुरो, वॉकेन, लोअर और टिलमैन की भी प्रशंसा की। 71 कोलाइडर की कार्ली लेन ने श्रृंखला को ए ग्रेड देते हुए लिखा, सेवरेंस का सबसे मनोरंजक तत्व इसमें प्रस्तुत किए गए कई रहस्य है जो दर्शन, नैतिकता और स्वतंत्र इच्छा बनाम विकल्प के मूक व्यापक प्रश्नों में लिपटे हुए है, और जैसा कि श्रृंखला प्रदर्शित करती है, उनमें से कुछ प्रश्न इतनी आसानी से हल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे उतने स्पष्ट भी नहीं है जितने शुरू में प्रस्तुत किए गए थे। 73 इंडीवायर के बेन ट्रेवर्स ने भी इसे ए ग्रेड देते हुए लिखा, चाहे आप रूपक, चरित्र चाप या दोनों में निवेश करें, सेवरेंस अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। एरिक्सन और उनके लेखन स्टाफ को बहुत सारा श्रेय मिलना चाहिए। सीजन साफ सुथरा और कुशलता से चलता है। एपिसोड लगभग 60 मिनट से लेकर 40 मिनट तक के होते हैं। क्लिफहैंगर्स बहुत है, लेकिन वे इसके हकदार है। यह धारावाहिक कहानी है जो अपने एपिसोडिक प्रारूप का अधिकतम लाभ उठाना जानती है। 74 AV क्लब के स्टीफन रॉबिन्सन ने इसे ए ग्रेड दिया और स्टिलर के निर्देशन और कलाकारों की प्रशंसा की, जिसमें लोअर, स्कॉट, टिलमैन, टर्टुरो, वॉकेन, टुलॉक और चेरी के अभिनय को विशेष रूप से शामिल किया गया। 75 एंटरटेनमेंट वीकली के लिए क्रिस्टन बाल्डविन ने इसे B+ ग्रेड दिया और स्कॉट, लोअर और टिलमैन के अभिनय पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा, स्कॉट सेवरेंस के केंद्रीय हर आदमी के लिए एक शानदार फिट है। लोअर तीखे हेली के लिए एक प्रभावी कमजोरी लाता है, और ट्रामेल टिलमैन मिल्चिक के रूप में करिश्मा की एक पूर्ण शक्ति है। 76 अपेक्षाकृत हाल ही में मीडिया जिसने सेवरेंस को प्रभावित किया, उसमें द बैकरूम्स के रूप में जानी जाने वाली ऑनलाइन शहरी किंवदंती, कंप्यूटर गेम द स्टेनली पैरेबल के साथ साथ ऑफिस स्पेस, द ट्रूमैन शो, बीइंग जॉन माल्कोविच और इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड और कॉमिक स्ट्रिप डिल्बर्ट जैसी फिल्में शामिल है। 56 57 58 पुराने प्रभावों में जीन पॉल सार्त्र के नाटक नो एग्जिट में अस्तित्ववादी नरक और जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में अधिनायकवादी डायस्टोपिया शामिल है। 59 सौंदर्य की दृष्टि से श्रृंखला ब्राजील, डार्क सिटी और प्लेटाइम फिल्मों से प्रभावित थी। 60 शो के वास्तविक दुनिया के प्रभावों के बारे में एरिक्सन ने टिप्पणी की कि वही कुंठाएं जो हमें एक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक दुनिया के रूप में इस क्षण तक ले गई, वही है जो मैं महसूस कर रहा था जब मैंने इसे लिखा था, क्योंकि मैं कार्यालय की नौकरी कर रहा था और मैं इन सभी बढ़ती पागलपन भरी मांगों से निपट रहा था जो श्रमिकों से की जाती है। यह उसी से पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वे होते हैं जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे दे और दे और दे, इस समझ के साथ कि यह एक परिवार है, आप यह प्यार से कर रहे हैं, लेकिन फिर नियोक्ता अक्सर किसी भी तरह के ठोस तरीके से इसका बदला नहीं देते हैं। 61 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सेवरेंस की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मौसम सरे हुए टमाटर मेटाक्रिटिक 97%, 117 समीक्षाएं, 62, 83, 36 समीक्षाएं, 63, 98%, 116 समीक्षाएं, 64, 86, 43 समीक्षाएं, 65। सीजन 1 सेवरेंस को रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर सेवरेंस के पहले सीजन को 117 समीक्षाओं के आधार पर 97% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 8.5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, साहसी, रहस्यमय और कॉर्पोरेट थकान के खतरों में नई अंतर्दृष्टि लाने वाला सेवरेंस एक संपूर्ण पैकेज है। 62 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 36 आलोचकों के आधार पर 100 में से 83 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 63 इस श्रृंखला को द गार्जियन की लूसी मैंगन और आई की रेचल सिगी से 5 में से 5 रेटिंग मिली। 66 67 रेडियो टाइम्स के ह्यू फुलरटन, एम्पायर के जॉन नुगेंट, रोलिंग स्टोन के एलन सेपिनवॉल और द टेलीग्राफ की अनीता सिंह से 5 में से 4 स्टार। 68 69 70 71
और यूएसए टुडे के पैट्रिक रयान से 4 में से 3.5 स्टार मिले। बेहतर अपनी समीक्षा में मैंगन ने स्टिलर के निर्देशन, लेखन और कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर अर्थक्वेक, टर्टुरो, वॉकेन और टिलमैन की प्रशंसा की। 66 सिगी ने भी अभिनय की प्रशंसा की, विशेष रूप से स्कॉट, आर्केट, टर्टुरो और वॉकेन की, और लिखा, सेवरेंस धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, जिससे प्रभावशाली विश्वनिर्माण और आश्चर्यजनक दृश्यों और इसकी लुभावनी छायांकन और डिजाइन दोनों को अवशोषित करने का समय मिलता है। एक असाधारण कलाकारों के साथ यह एक मूल, विचित्र, विचारोत्तेजक और खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी है जो पूछती है कि हमें अपने काम के लिए खुद को कितना देना चाहिए। फुलरटन ने भी स्कॉट के प्रदर्शन की प्रशंसा की और श्रृंखला को एक प्रभावशाली निर्माण कहा। 67 नुगेंट ने निर्देशन, स्कॉट, आर्केट, टर्टुरो और वॉकेन के अभिनय और बाद के दो के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की। 69 सेपिनवॉल ने प्रोडक्शन डिजाइन, टोन और सीजन फिनाले के अलावा स्टिलर के निर्देशन और कलाकारों के अभिनय, सबसे उल्लेखनीय रूप से स्कॉट, टर्टुरो, वॉकेन, लोअर और टिलमैन की भी प्रशंसा की। 71 कोलाइडर की कार्ली लेन ने श्रृंखला को ए ग्रेड देते हुए लिखा, सेवरेंस का सबसे मनोरंजक तत्व इसमें प्रस्तुत किए गए कई रहस्य है जो दर्शन, नैतिकता और स्वतंत्र इच्छा बनाम विकल्प के मूक व्यापक प्रश्नों में लिपटे हुए है, और जैसा कि श्रृंखला प्रदर्शित करती है, उनमें से कुछ प्रश्न इतनी आसानी से हल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे उतने स्पष्ट भी नहीं है जितने शुरू में प्रस्तुत किए गए थे। 73 इंडीवायर के बेन ट्रेवर्स ने भी इसे ए ग्रेड देते हुए लिखा, चाहे आप रूपक, चरित्र चाप या दोनों में निवेश करें, सेवरेंस अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। एरिक्सन और उनके लेखन स्टाफ को बहुत सारा श्रेय मिलना चाहिए। सीजन साफ सुथरा और कुशलता से चलता है। एपिसोड लगभग 60 मिनट से लेकर 40 मिनट तक के होते हैं। क्लिफहैंगर्स बहुत है, लेकिन वे इसके हकदार है। यह धारावाहिक कहानी है जो अपने एपिसोडिक प्रारूप का अधिकतम लाभ उठाना जानती है। 74 AV क्लब के स्टीफन रॉबिन्सन ने इसे ए ग्रेड दिया और स्टिलर के निर्देशन और कलाकारों की प्रशंसा की, जिसमें लोअर, स्कॉट, टिलमैन, टर्टुरो, वॉकेन, टुलॉक और चेरी के अभिनय को विशेष रूप से शामिल किया गया। 75 एंटरटेनमेंट वीकली के लिए क्रिस्टन बाल्डविन ने इसे B+ ग्रेड दिया और स्कॉट, लोअर और टिलमैन के अभिनय पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा, स्कॉट सेवरेंस के केंद्रीय हर आदमी के लिए एक शानदार फिट है, लोअर तीखे हेली के लिए एक प्रभावी कमजोरी लाता है, और ट्रामेल टिलमैन मिल्चिक के रूप में करिश्मा की एक पूर्ण शक्ति है। 76 1988 में अर्थक्वेक ने फार नॉर्थ में टेस हार्पर की बेटी की भूमिका निभाई। 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी भूमिकाएं कम बजट और स्वतंत्र फिल्मों में थीं, जिनमें प्रेयर ऑफ द रोलर बॉयज 1990 में कोरी हैम के किरदार की प्रेमिका के रूप में, द इंडियन रनर 1991 जो सीन पेन की निर्देशन में पहली फिल्म थी, और ड्रामा इनसाइड मंकी जेटरलैंड शामिल है। 1992 में उन्होंने डायने कीटन द्वारा निर्देशित और रीज विदरस्पून द्वारा अभिनीत वाइल्डफ्लावर में मिर्गी से पीड़ित एक बहरी लड़की की भूमिका के लिए मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का केबलेसी पुरस्कार जीता। अपने शुरुआती करियर में आर्केट को सबसे ज्यादा पहचान टोनी स्कॉट की ट्रू रोमांस 1993 में अल्बामा हिटमैन की भूमिका के लिए मिली, जो एक स्वतंत्रचित्त, दयालु वेश्या थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मध्यम स्तर की सफलता रही, लेकिन क्वेंटिन टारनटिनो की पटकथा के कारण सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गई, जो पल्प फिक्शन से पहले आई थी। हालांकि कुछ आलोचकों को ग्राफिक हिंसा से डर लगा। एक दृश्य में आर्केट जेम्स गैंडोल्फिनी एक क्रूर हत्यारे के रूप में के साथ लड़ाई में एक भयंकर शारीरिक संघर्ष करती है, जिसे उसका चरित्र अंततः जीतता है। आर्केट के प्रदर्शन को आलोचकों से सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मस्लिन ने टिप्पणी की कि आर्केट ने अपनी भूमिका आश्चर्यजनक मिठास के साथ निभाई, जबकि पीटर ट्रेवर्स ने टिप्पणी की कि आर्केट ने सनसनीखेज अभिनय किया है। 25-26 टीवी गाइड ने उल्लेख किया
कि यह फिल्म बोनी और क्लाइड और टेरेंस मालिक की लव ऑन द रन फिल्म बैडलैंड्स 1973 की कहानी के तत्वों को मिश्रित और पुनः उपयोग करती है। इसने ट्रू रोमांस को पूरी तरह से ताजा और संक्रामक रूप से मनोरंजक कुछ बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और उत्साह होने के लिए समग्र रूप से अनुकूल समीक्षा दी। 27 टाइम मैगजीन के रिचर्ड कॉलिस ने भी इसी तरह के बयान दिए और फिल्म की तुलना पहले की मौलिक बोनी और क्लाइड से की। 28 अर्थक्वेक अगली बार टेलीविजन फिल्म बेट्रेड बाय लव 1994 में दिखाई दी और टिम बर्टन द्वारा निर्देशित और जॉनी डेप द्वारा अभिनीत बहुप्रशंसित बायोपिक एड वुड में, जहां उन्होंने उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई। उनकी अगली भूमिका जॉन बोरमन की बियॉन्ड रंगून 1995 में लॉरा बोमन के रूप में थी, जिसने मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा प्राप्त की लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रही। फ्रांस में यह 1995 के कान फिल्म समारोह में आधिकारिक चयन था, जहां यह कार्यक्रम की सबसे लोकप्रिय हिट फिल्मों में से एक बन गई। 29 हालांकि फिल्म की समीक्षाएं नीरस थीं, लेकिन 8,888 के विद्रोह के दौरान बर्मा में एक अमेरिकी पर्यटक के रूप में अर्थक्वेक के प्रदर्शन को काम के मजबूत बिंदुओं में से एक माना गया। द न्यू यॉर्कर के लिए लिखते हुए माइकल स्रागो ने कहा, 30 द वाशिंगटन पोस्ट के हैल हिंसन ने टिप्पणी की कि फिल्म अजीब थी, कुछ जगहों पर शानदार थी, लेकिन फिर भी निराशाजनक थी। उन्होंने टिप्पणी की कि जब मुश्किलें आती है तो अर्थक्वेक असली धैर्य दिखाते हैं। 31 1996 में अर्थक्वेक 3 फिल्मों में दिखाई दी। पहली कॉमेडी फिल्म फ्लर्टिंग विद डिजास्टर 1996 थी, जो एक युवक के अपने माता-पिता को खोजने के लिए देश भर में खोजबीन के बारे में थी। आलोचनात्मक स्वागत काफी हद तक सकारात्मक था। वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने फिल्म की और अर्थक्वेक के प्रदर्शन की प्रामाणिकता की प्रशंसा करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि अर्थक्वेक बहुत विश्वसनीय रूप से विचलित और बदनाम है। 32 फ्लर्टिंग विद डिजास्टर ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $14 मिलियन की कमाई की और 1996 के कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में प्रदर्शित की गई। 33 उस वर्ष रिलीज हुई उनकी दूसरी फिल्म पीरियड ड्रामा द सीक्रेट एजेंट थी, जो जोसेफ कॉनराड के 1907 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। 35 हालांकि वैरायटी के इमैनुएल लेवी ने कहा कि अर्थक्वेक को गलत भूमिका में लिया गया था। उन्होंने कहा कि वह फिल्म के पहले भाग में अधिक विश्वसनीय लगती है, जब वह एक किशोरी की भूमिका निभाती है। 36 1997 से 2003 स्वतंत्र फिल्म कार्य और आलोचनात्मक सफलता। पेट्रिसिया आर्थक्वेक, जन्म 8 अप्रैल 1968, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स 1987 में क्रिस्टन पार्कर के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और तब से उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 1 अकादमी पुरस्कार, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। आर्थक्वेक ने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिनमें ट्रू रोमांस 1993, एड वुड 1994, फ्लर्टिंग विद डिजास्टर 1996, लॉस्ट हाईवे 1997, द हाइलो कंट्री 1998, ब्रिंगिंग आउट द डेड 1999 और होल्स 2003 शामिल है। 2005 से 2011 तक उन्होंने अलौकिक ड्रामा सीरीज मीडियम में माध्यम एलिसन डुबॉइस पर आधारित एक चरित्र के रूप में अभिनय किया, जिसने 2005 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 2002 से 2014 तक फिल्माई गई आने वाली उम्र की फिल्म बॉयहुड 2014 में एक सिंगल मदर की भूमिका निभाने के लिए अर्थक्वेक ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्हें मिनी सीरीज एस्केप एट डेनमोरा 2018 में जेल कर्मचारी की भूमिका निभाने और मिनी सीरीज द एक्ट 2019 में डी ब्लैंचर्ड की भूमिका निभाने के लिए सफलता मिली। इन दोनों ने बाद के लिए उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के अलावा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते। उसके बाद से उन्होंने एप्पल टीवी प्लस थ्रिलर सीरीज सेवरेंस 2022 वर्तमान में अभिनय किया है।
प्रारंभिक जीवन और परिवार। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं दिखना चाहती थी। मैं आकर्षक दिखने के लिए खुद में बदलाव नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं लगता था कि यह मेरी जिम्मेदारी है। आर्क्वेट ने बचपन में अपने टेढ़े दांतों के लिए ब्रेसेज लगवाने से इनकार कर दिया था। 2. आर्क्वेट का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में 1968 में लुइस आर्क्वेट, एक अभिनेता और कठपुतली कलाकार, और ब्रेंडा ओलिविया मार्डी नी नोवाक के घर हुआ था, जो कला में शामिल थीं और एक चिकित्सक के रूप में काम करती थीं। 3. 4. अपने पिता के माध्यम से, पेट्रिसिया दूर से खोजकर्ता मेरीवर्थ लुइस से संबंधित है। 5. 6. 7. आर्क्वेट के पिता कैथोलिक धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। 5. 8. 9. आर्क्वेट की मां यहूदी थीं और उनके पूर्वज पोलैंड और रूस से आकर बसे थे। 10. 7. 11. 12. 13. 14. 15. उनके पिता के परिवार का उपनाम मूल रूप से आर्कोएट था। 16. उनके दादा कॉमेडियन क्लिफ आर्केट थे। पेट्रिसिया के भाई बहन भी अभिनेता बन गए, रोसन्ना, रिचमंड, एलेक्सिस और डेवी। जब वह एक बच्ची थी तो उसके माता पिता ने उसके दांतों के लिए ब्रेसेस लगवाने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह परफेक्ट नहीं दिखना चाहती थी। 17. और ऐसा नहीं लगा कि यह मेरे अंदर की शख्सियत के अनुकूल होगा। 18. कुछ समय के लिए उसका परिवार वर्जीनिया के ग्रामीण बेंटनविले में एक कम्यून में रहता था। उसने कहा है कि वे जितने लंबे समय तक वहां रहते थे वे गरीब होते गए, और उनका मानना है कि अनुभव ने उनकी सहानुभूति को बढ़ाया। 16. उसके पिता शराबी थे, उसकी मां हिंसक रूप से अपमानजनक थी। 19. जब आर्क्वेट 7 साल की थी तो परिवार शिकागो चला गया। बाद में वे लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में बस गए। 19. आर्क्वेट ने कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की और कहा है कि जब वह किशोरी थी तो वह एक नन बनना चाहती थी। 20-14 साल की उम्र में आर्क्वेट अपने पिता के संबंध में जानने के बाद घर से भाग गई। वह लॉस एंजल्स में अपनी बहन रोसन्ना आर्क्वेट के साथ रहने लगी। 21. उसने अपने पिता को औद्योगिक फिल्मों, विज्ञापनों और वॉइस ओवर के लिए काम करने वाले अभिनेता के रूप में वर्णित किया है। 16. अभिनय में अपना करियर बनाने से पहले आर्क्वेट एक दाई बनना चाहती थी। 22-20. उन्होंने अभिनय की नौकरी पाने के प्रयास में इस कैरियर की संभावना को कुछ समय के लिए अलग रखा और उद्योग में सफलता प्राप्त की। आजीविका 1987 से 1996। प्रारंभिक करियर और सफलता। उन्होंने मुझे 4 के लिए वापस आने के लिए कहा, लेकिन उस समय मैं कुछ ज्यादा ही दमदार भूमिकाएं निभाने लगा था। मैंने अभी-अभी टीन प्रेगनेंसी पर आधारित डैडी नामक एक फिल्म की थी और मुझे अपने काम में गहराई से उतरना अच्छा लग रहा था। मुझे हॉरर जॉनर और फ्रेडी फ्रेंचाइज बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक अभिनेता के तौर पर दूसरी चीजें करने के लिए बेताब था। आर्क्वेट ने बताया कि उन्होंने ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4, द ड्रीम मास्टर, 1988 में क्रिस्टन पार्कर की भूमिका क्यों नहीं दोहराई। 23. 1987 में आर्क्वेट की पहली अभिनीत भूमिकाओं में टेलीविजन फिल्म डैडी में गर्भवती किशोरी स्टेसी, 24 प्रिटी स्मार्ट में बोर्डिंग स्कूल की छात्रा जीरो, और ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स में क्रिस्टन पार्कर शामिल थीं, जिसमें रॉबर्ट इंग्लैंड ने फ्रेडी क्रूगर और हीथर लैंगेंकैम्प ने नैन्सी थॉम्पसन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने डॉकेन के ड्रीम वॉरियर्स 1987 के संगीत वीडियो में क्रिस्टन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। उन्हें सीक्वल ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4, द ड्रीम मास्टर, 1988 में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट करने के लिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1997 में आर्क्वेट ने डेविड लिंच की नियोनोयर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर लॉस्ट हाईवे में रेनी मेडिसन और एलिस वेकफील्ड की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। फिल्म की कहानी अस्पष्ट थी, जिसने दर्शकों को ध्रुवीकृत कर दिया और अलग-अलग आलोचनात्मक राय दी, लेकिन इसने एक मजबूत पंथ का निर्माण किया। आर्क्वेट ने एक मायावी महिला की भूमिका निभाई, जिसे समीक्षकों ने सराहा,
जिसने उन्हें किसी भी अन्य पिछली भूमिका की तुलना में अपनी कामुकता को अधिक उजागर करने में सक्षम बनाया। शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को नापसंद करते हुए कहा कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, और एक दृश्य पर अपनी नापसंदगी व्यक्त की जिसमें अर्क्वेट के चरित्र को बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। 37 अन्य आलोचक अधिक अनुकूल थे। डलास ऑब्जर्वर के एंडी क्लेन ने इसे 2 घंटे से अधिक बुखार वाला सपना कहा। 38 द न्यू यॉर्कर के माइकल स्रागो ने फिल्म को सम्मोहक कामुक दुःस्वप्न कहा। 39 और सैन फ्रांसिस्को गेट के एडवर्ड गुथमैन ने अर्क्वेट के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक शानदार समीक्षा लिखी, इसे सबसे मजबूत, सबसे यादगार प्रदर्शन फिल्म का कहा, और उनकी दोहरी भूमिका की तुलना किम नोवाक की वर्टिगो 1958 से की। 40 उसी वर्ष अर्क्वेट नाइट वॉच में दिखाई दी, जो ओले बोर्नरल द्वारा निर्देशित एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी। यह फिल्म डेनिश फिल्म नट्टेवागटेन 1994 की रीमेक है, जिसे बोर्नरल ने ही निर्देशित किया था। नाइट वॉच बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और इसे आलोचकों द्वारा खराब समीक्षा मिली, जिनमें से कई ने इसे मूल फिल्म की एक अनावश्यक, घटिया रिटेलिंग माना। 41 2009 में हृदय रोग जागरूकता फैशन शो द हार्ट ट्रूथ में अर्क्वेट। 1998 में अर्क्वेट ने 2 फिल्मों में अभिनय किया, गुड बाय लवर्स, रोलांड जोफ द्वारा निर्देशित एक हास्यपूर्ण नियोनोयर, और द हाइलो कंट्री, स्टीफन फ्रियर्स द्वारा निर्देशित एक पीरियड वेस्टर्न। पूर्व को एक खराब आलोचनात्मक स्वागत मिला, जबकि बाद वाले को अधिक सराहनीय हालांकि मामूली प्रतिक्रिया मिली। प्रेस में हाइलो कंट्री को व्यापक रूप से क्लासिक वेस्टर्न के रूप में उद्धृत किया गया था। 43 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने कहा, अपने सर्वश्रेष्ठ क्षणों में फिल्म रेड रिवर और द लास्ट पिक्चर शो के एक महाकाव्य संकर की तरह लगती है। 44 1999 में अर्क्वेट उस शैली के साथ परिचित क्षेत्र में लौटीं, जिसने उनके करियर की शुरुआत की, स्टिग्माटा, एक हॉरर फिल्म में मुख्य भूमिका में। 45 आलोचकों ने फिल्म को दर्शकों जितना नहीं लिया। रोजर एबर्ट ने टिप्पणी की, संभवतः कैथोलिक धर्म के बारे में अब तक की सबसे मजेदार फिल्म, एक धार्मिक दृष्टिकोण से। 46 अर्क्वेट इसके बाद मार्टिन स्कॉर्सेसे की ब्रिंगिंग आउट द डेड में दिखाई दी, जो कोनेली के उपन्यास पर आधारित थी। 48 इस फिल्म ने उन्हें तत्कालीन पति निकोलस केज के साथ जोड़ा और इसे अत्यधिक अनुकूल आलोचनात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। द न्यू यॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने लिखा कि अर्क्वेट का चुपचाप विश्वसनीय प्रदर्शन फ्रैंक के अनुभवों को केंद्र में लाने में मदद करता है। फिल्म का सबसे ईमानदार दृश्य वह है जिसमें वे एक शब्द भी साझा किए बिना एम्बुलेंस की सवारी करते हैं। 49 उनकी अगली भूमिका हल्की फुल्की कॉमेडी लिटिल निकी 2000 में थी, जिसमें उनके साथ एडम सैंडलर थे। बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बावजूद फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि रोजर एबर्ट ने इसे सैंडलर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा। 50 इसके बाद उन्होंने चार्ली कॉफमैन द्वारा लिखित और मिशेल गोंड्री द्वारा निर्देशित फ्रांसीसी अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा ह्यूमन नेचर 2001 में अभिनय किया। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 2001 के कान फिल्म फेस्टिवल में इसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। 51 रोजर एबर्ट ने 3 सितारा संभावित 4 में से समीक्षा में फिल्म के स्क्रूबॉल आकर्षण की प्रशंसा की। 52 अगले वर्ष वह छोटे पैमाने की रेहे से फिल्म द बैज में दिखाई दी। 2003 में उन्होंने कम ज्ञात डीपर देन डीप में विवादास्पद पोर्नोग्राफिक फिल्म स्टार लिंडा लवलेस की भूमिका निभाई, जिसके बाद अधिक पारिवारिक उन्मुख डिज्नी निर्मित होल्स में किसिंग केट बार्लो की भूमिका निभाई। लुइस सच्चर के इसी शीर्षक के 1998 के उपन्यास पर आधारित होल्स ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 16,300-155 की कमाई की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर एंगर मैनेजमेंट के दूसरे सप्ताहांत के बाद 2 स्थान हासिल किया। 53 होल्स ने कुल घरेलू 406,173 की कमाई की और अतिरिक्त $4 मिलियन का अंतर्राष्ट्रीय राजस्व कमाया, जिसने $20 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर कुल $71,406
573 की कमाई की। 2004 से 2014 मीडियम और बॉयहुड से और अधिक प्रशंसा मिली। टिप्टोज के नीरस स्वागत के बाद अर्कवेट 2006 में रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा निर्देशित फास्ट फूड नेशन तक किसी अन्य फिल्म में दिखाई नहीं दी। इन 3 वर्षों के दौरान वह मुख्य रूप से बॉयहुड पर काम कर रही थीं। यह 8 साल बाद जुलाई 2014 में रिलीज हुई थी। फास्ट फूड नेशन ने लिंकलेटर के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिह्नित किया। यह एरिक स्क्लोजर द्वारा इसी नाम की 2001 की बेस्ट सेलिंग नॉनफिक्शन किताब पर आधारित है। फास्ट फूड नेशन को मिश्रित से लेकर सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षाएं मिली। तो दोस्तों इस सीरीज की स्टार्टिंग 18 फरवरी 2022 से हुई थी और कंटिन्यू इसके हमें कई एपिसोड देखने को मिल चुके हैं। टोटल सेक्शन 2 और एपिसोडों की बात की जाए तो 15 हमें देखने को मिल चुके हैं और अपकमिंग एपिसोडों की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर जैसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।